नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इतिहास शिक्षण में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसमें हमारा जो पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। चर्चा के विषय रहेंगे हमारे मारी नगर, दूसरा रहेगा मारी नगर की जो अर्थव्यवस्था है उसके विषय में, मेसोपोटामिया के शहरों का महत्व, लेखन कला की देन। इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया में पशुचारक क्षेत्र में स्थित एक व्यापारिक नगर है मारी, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो दक्षिण में स्थित नगर थे, उन नगरों में से उर नगर है, चाहे उरुक नगर है, ये एक व्यापारिक बेस्ड नगर थे, अथवा ये जो है शाही शहर के रूप में विकसित हुए, या मंदिर और उसके चारों ओर स्थित जब बस्तियां बसी उनके द्वारा विकसित हुए नगर थे। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो मारी है, जो अपेक्षाकृत जो है मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, एक नगर है जो कि स्टेपी क्षेत्र की तरफ पड़ता है, अर्थात वहां पर पशुचारक की के लिए जो घास के मैदान वाली स्थिति होती है वो अनुकूल परिस्थिति वहां पर है। इसके अलावा जो ये नगर है मारी नगर, ये शाही राजधानी का नगर है। अगली बात है कि यह शाही राजधानी होने के साथ साथ व्यापार के लिए अच्छी परिस्थितियों वाला नगर है, और इसके कारण, इस व्यापार के कारण यह एक समृद्ध नगर के रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत विकसित हुआ। इसकी स्थिति कहां पर है? जो फरात नदी है उसकी जो ऊर्ध्वधारा है उसके बीच में यह स्थित नगर है। तो व्यापारिक रूप से मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो नदियां हैं उनका योगदान व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहता है। इसके कारण से यह नगर जो है उसकी सभ्यता या इसके विकसित होने के कारण नदी है। नदी यातायात का बहुत अच्छा, सबसे सरल और सस्ता माध्यम है, जिसके कारण हम व्यापार को तीव्र गति से कर सकते हैं। तो क्योंकि जो मारी क्षेत्र है उसमें कृषि योग्य अनुकूल परिस्थितियां हैं, दूसरा उस क्षेत्र में घास के अच्छे मैदान हैं, जिसके कारण वहां क्या होता है, पशुपालन अच्छी तरह से होता है। तो इन दो परिस्थितियों से उनके पास जो चीजें हैं, उपलब्ध चीजें हैं, वो क्या है, उपलब्ध हैं। लेकिन नगरों की जो अर्थव्यवस्था है, नगरों में हमने आपको बताया कि नगरों के लोग जो हैं समूह में जब रहते हैं तो वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, उनको अपने एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और व्यापार के लिए जो सामग्रियां एक नगर के क्षेत्र में चाहिए जो उनके पास नहीं होती है, वो दूसरों से उसको मंगाते हैं। तो वहां जो अभाव था वो खनिजों का अभाव था, और थोड़ा उसमें जो मेसोपोटामिया के नगर हैं उनके नगरों में जिस चीज का अभाव रहता है तो वह लकड़ी का है, क्योंकि रेगिस्तानी भूमि है तो वहाँ केवल खजूर के पेड़ होते हैं। खजूर के पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत नहीं होती है, और यातायात के लिए नाव बनानी है तो नाव जो है उसके लिए मजबूत लकड़ियां चाहिए। तो इमारती लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए जो चक्कियों के पार्ट बनाने के लिए होता है, अथवा जो पत्थरों के द्वारा जो है मजबूत मूर्तियां बनाई जा सकती थी, और जो मोहरें वो लोग बनाते थे उसमें भी मोहरों को, जो पत्थर की मोहरें होती थी जिनके द्वारा छापों का निर्माण होता था, वह भी जो है वहां उपलब्ध नहीं थे, तो कहीं और स्थानों से वो चीजें आती थी। इसके अलावा जो बदले में, क्योंकि उनके पास जो साधन है वो दूध है, मांस है, खाद है,
चमड़ा इत्यादि जो चीजें उनको पशुओं से आसानी से मिलती है, दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनको वो इन्हें देते थे। इस प्रकार से उनकी व्यापार का जो है संतुलन जो है चलता रहता था। इस मारीनगर को मानचित्र में हम देखेंगे तो ये पूरा पठारी भूमि है, ये मारी क्षेत्र है। इसके ये फरात नदी ऊपर से आ रही है और इसके जो जिन क्षेत्रों को जोड़ता है वो तुर्की को जोड़ता है, लेबनान को जोड़ता है, यमन को जोड़ता है, ये खाड़ी देशों को ये जोड़ता है। तो ये मारीनगर स्थित है। तो यहाँ पर चारागाह की काफी अच्छी भूमि है जो, और बाकी ये नदी के द्वारा लाए गई जो हरा पहाड़ देख रहे होंगे आप, तो इसमें पूरा जरूर मैदान है जहाँ पर पर्याप्त उनके पास कृषि होती है। उस पर चैनल बना करके उन लोगों द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है ये स्टेपी क्षेत्र में स्थित यह मारीनगर का एक मानचित्र आपको दिखाया गया। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो पशुचारक लोग आते थे, तो मारीनगर की स्थिति इस प्रकार से थी कि मारी में जो खेती के लिए किसान लोग थे वो बस्तियों में वहां पर रहते थे और स्थायी रूप से कृषि करते थे। उनकी फसलें होती थी, फरात नदी के द्वारा उनको सिंचाई के लिए आसानी से जल उपलब्ध था, इसलिए खेती बड़ी अच्छी होती थी। और पश्चिम के जो मरुस्थल थे उसकी तरफ से जो है किसान लोग वहां पर आते थे, जो मरुस्थल की तरफ से आने वाले थे। अब क्या होता था कि उन लोगों के पास जो पशुचारक हैं उनके पास पशु हैं जो उनके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट हैं जिनको वो दे सकते हैं, जिनकी उनके पास उपलब्धता ज्यादा है। और इन लोगों के पास क्या है, जो सामग्रियां हैं वो तैयार कर सकते हैं। नगर में बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल इनके पास थे और इनके पास तैयार सामग्री इनके पास थी। पशुचारकों को क्या चाहिए होता था, खाद्यान्न चाहिए होता था। पशुचारकों को उनके हथियार बनाने के लिए औजार थे, तो इसके लिए वो उन पर निर्भर थे और ये लोग जो है अपनी चीजों के लिए उन पर निर्भर थे। तो वो उनका आना जाना वहां पर पशुचारकों का मारीनगर में अक्सर होता था। लेकिन इसमें होने वाले में जो ये पशुचारक थे, ये इनकी प्रकृति दूसरे प्रकार की होती थी, क्योंकि ये यायावर कबीले होते थे और ये घूमते ही रहते थे। तो ये जब भी वहां आते थे तो कभी कभी मौका देख करके ये पशुचारकों के खेतों में, ये जो स्थायी रूप से बसे हुए किसान हैं उनके खेतों में अपनी भेड़ बकरियों को भेज देते थे। दूसरा झगड़े का कारण और भी होता था कि कभी कभी अवसर देख करके ये उन पर हमला बोल देते थे और उनकी जो खाद्यान्न है या और सामग्रियां हैं, धन संपत्ति है, उसको लूट करके ले जाते थे। तो ये उनके लिए परेशानी का कारण था और उनके झगड़े के कारण रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो स्थायी बसे हुए जो किसान थे, ये लोग भी उनसे सतर्क रहते थे। सतर्क इस रूप में रहते थे कि अगर इन्होंने कुछ खराब कर दिया, इस तरह की कोई घटना कर दी, तो उसको रोकने के लिए उनके पास ये थे कि वो उनको अपने खेतों में पशु ले जाने की अनुमति नहीं देते थे। अगर वो कहते थे कि हमको अपने पशुओं को पानी पिलाना है, तो उनकी नहरों में जाना है, तो उसके लिए भी रास्ता रोक देते थे कि आपको नहीं जाना है, आपकी हरकतें इस तरह से जब तक आपने बंद नहीं की तब तक हम नहीं करेंगे। और इस प्रकार वो सामूहिक रूप से वहां पर रह करके इनके प्रतिकार के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसा उनका इनकी रणनीति थी कि जिस कारण से वो उनको सही रास्ते पर, उनको कोई घटना ना हो, नुकसान ना हो, उसके लिए वो कार्य करते रहते थे। आगे ये होता है कि मारी नगर काफी फैला हुआ था। तो मारी जो राज्य है वो, उसका विस्तार है उसका बड़ा, तो उसमें ऐसे पश्चिमी मरुस्थल से जो है, जो अनेक यायावर कबीले थे वो निरंतर वहां पर आते रहते थे। और कई बार मैंने बताया उनके झगड़े आपस में इस तरह से होते रहते थे। उनका आपस में तालमेल यही था, विनिमय जो है उनका होता था। इधर खाद्यान्न उनको चाहिए होते थे, औजार उनको चाहिए होते थे, और बदले में इनको अपने पशु उपलब्ध कराते थे। उनको ये जो है दूध और मांस, चमड़ा इत्यादि उपलब्ध कराते थे।
ये उनके संबंध थे। कई बार क्या होता था कि घुमंतु लोग हैं, ये अच्छे चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आवास जो है बनाते रहते थे। तो कभी-कभी क्या होता, प्रायः ये हुआ कि मारी में ही वो उसके आसपास के नगरों में बसने शुरू हो गए। अब बस गए तो फिर उनको क्या कार्य करने होते थे, तो वो लोग जो है इन जब इलाकों में बस गए तो इन्होंने खेती के मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया। इन्होंने जो है, जो भाड़े की सिपाही हैं, ऐसा बन करके कार्य किया और ऐसा काम करते ही करते इनकी संख्या जो है, बाहर से आए हुए जो अप्रवासी ये पशुचारक थे, ये वहाँ बसते गए। बसते गए तो इनकी बस्तियां बन गई, इनकी संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने के बाद धीरे-धीरे करके ये, क्योंकि भाड़े के सिपाही होते थे ये, तो इन्होंने अपनी संख्या को प्रभावशाली बना दिया। तो जब वो बस गए तो उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई और उसके बल पर उन्होंने वहां पर राज्य स्थापित कर दिए। अब कौन-कौन से ये समय के साथ-साथ कई कबीले आते गए और उन्होंने धीरे-धीरे करके वहां पर राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। पहले अक्कड़ लोग आए, अक्कड़ों के बाद फिर उनका स्थान उनको रिप्लेस करके एमोराइट आ गए। इसी तरह से असीरियाई लोग आ गए, फिर आर्मीनियन, जिनको आर्मीनियाई लोग कहते हैं, वो यहाँ पर आए और उनका राज्य जो है इस तरह से चलता गया। इनको हम एक प्रकार से वंश भी कह सकते हैं, या विभिन्न जातियां हैं, इनके जो है वहां पर अलग अलग स्थानों पर राज्य स्थापित हो गए। इवन देन मारी नगर में भी इस तरह से राज्य स्थापित हो गए, क्योंकि मारी नगर की एक विशिष्ट अवस्था थी। वो एक ऐसे स्थान पर स्थित था जो कि व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ। तो इन्होंने जो जब वहां पर राज्य किया, इन इन लोगों ने राज्य स्थापित किया, तो ये लोग जो हैं अपने देवता भी इनके साथ थे, लेकिन जो पहले से ही वहां पर बसे हुए लोग थे या स्थानीय लोग थे, उनके देवताओं का भी उन्होंने पूरा सम्मान किया। उनके साथ कोई इस तरह की परेशानी खड़ी नहीं की, असम्मान नहीं दिखाया उनके प्रति, उनके देवताओं के प्रति। तो उन्होंने भी उनके देवताओं के मंदिर भी वहां पर बनाए। और मंदिर बनाने के पीछे क्या कारण होते थे, वो आप स्वाभाविक तौर से उसके उत्तर यही होता है कि मंदिर जो है, एक तो मंदिर के चारों ओर लोग मिलजुल करके रहते हैं। दूसरा क्या है कि देवताओं का के आशीर्वाद से वो लोग अपने शत्रुओं का पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो कभी अनिष्ट इत्यादि होने की संभावना रहती है प्राकृतिक आपदाओं से, उनसे भी जो है भगवान जो है, उनका देवता उनकी रक्षा करता है। इसलिए मंदिर एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र बन जाता था और नगर के लिए, नगर का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र जो है, नगर का जो मंदिर है वो नगर का एक केंद्र हो जाता था। तो उन्होंने भी डैगन नाम का देवता जो है मारी नगर में, उसका बड़ा मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया। तो ये मंदिर बनाने की प्रणाली मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत अधिक है और वो बड़े शानदार मंदिर बनाते थे और मूर्तियां उनके लिए स्थापित करते थे, मूर्तियों को सजाते थे और अपनी विजय होने पर या विशेष अवसरों पर वो अपने देवताओं को भेंट चढ़ाते थे। और उन भेंट में जो है, उसको मूर्तियों को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के मोतियों का, मणियों का और रत्न जड़ित पत्थरों का इस्तेमाल वो लोग करते थे। तो इस प्रकार से डैगन का उन्होंने मंदिर बनाया था। तो ये मारी में इस प्रकार से वहाँ अलग 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 उन्होंने राज्य स्थापित किए। अब जो है, ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मारी के एक राजा हुए जो कि 1810 से 1760 ईसा पूर्व, इसकी गणना आप समझ सकते हैं कि 1810 वो पहले, इतने साल पुरानी बात हो जाएगी। और ये कम इसलिए है कि ये ज्यादा नजदीक का समय है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो ईसा पूर्व और ईसवी सन में थोड़ा अंतर हमने पहले ही बताया है कि क्या होता है। तो वहां पर मारी नगर में एक राजा हुए जिनका नाम जिमरिलिम था। उन्होंने इस प्रकार से वहां राजमहल बनाया, बड़े मजबूत ईंटों के द्वारा ये सब बनाते थे। ये पूरा गलियां आ रही हैं, ये चारों ओर दीवारों से एक सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने जो राज्य स्थापित किया
उस राज्य की विशेषता यही थी कि वो तो आ गए, लेकिन जो बाहर के शत्रु थे वो अक्सर जो है वहां पर अ, इसी गडरियों के रूप में आते थे और बड़ी झुंड के साथ आते थे, और वो कई संदिग्ध गतिविधियां करते थे। क्योंकि जैसे जिन के नाम हमने आपको बताया कि चाहे वो आर्मीनियन थे, असीरियन थे, अकडियन लोग थे, तो इन्होंने वहां पर आकर के अपनी संख्या बढ़ाई और फिर राज्य भी स्थापित कर लिया। तो जिनके राज्य स्थापित हुए उनको पता था कि फिर से कोई आएंगे और वो नगर में तख्ता पलट करके वहां पर राज्य स्थापित कर सकते हैं, उनको राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उनसे सतर्क रहते थे। और कई गुप्तचरों द्वारा जो है ऐसे जो जो भी यायावर समूह आते थे, भले वो व्यापार की दृष्टि से आते थे, लेकिन उन पर वो कड़ी नजर रखते थे, उनसे सतर्क रहते थे। सतर्क रहने का कारण ही उनका यही था कि उनके इन कबीलों की के द्वारा कोई संदिग्ध गतिविधि न हो, उनके नगर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन पर कड़ी नजर वो लोग रखते थे। तो जैसे ये जिमरीलिम का जो महल है, तो ये काफी बड़ा महल है ये, और बहुत बड़े भूभाग पर ये फैला हुआ है। तो इसमें आप आंगन देख रहे हैं, उनके विभिन्न प्रकार के कक्ष देख रहे हैं, सिंहासन का कक्ष है, ये भीतरी आंगन है, कुएं हैं, इतना बड़ा महल है ये, बहुत बड़े हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, लेकिन इसका एक ही प्रवेश द्वार है। अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण रहता था। आंगन प्रवेश आंगन का ये है, इस प्रकार से अंदर का आंगन होता था। और साथ ही साथ जो है, जो जहां पर वो पट्टिकाएं वगैरह बनाते थे, ऐसा उनका ये उनको सुरक्षित रखने का एक कक्ष भी उनका इस तरह से बनाया गया था। मारी नगर है वो व्यापारिक नगर के रूप में किस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ, क्यों उसकी आर्थिक उन्नति हुई, तो क्या है, मैंने आपको बताया कि मारी नगर जो है वह फरात नदी की पर स्थित है। तो उस फरात नदी को हम ये भी कहते हैं कि उसमें बड़ी बड़े जलपोत उसमें चलते थे, और जो मैंने आपको बताया तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इनमें आप खाड़ी देशों की ओर जब ये जाता था, क्योंकि जो फरात नदी है वह खाड़ी में मिल जाती है, जिसको हम फारस की खाड़ी कहते हैं। तो वो जब निकलती है तो व्यापार विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी अपने जमाने में फरात नदी। तो उसमें लगातार जलपोत आते रहते थे, तो एक व्यापारिक की जीवन रेखा थी वो। तो जलपोत जब आते थे तो इन्होंने वहां पर कायदा अच्छा खासा बंदरगाह डेवलप किया होगा मारी नगर वालों ने। तो जलपोत जब रुकते होंगे तो उनको इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो सिपाही हैं, वो लोग उन जलपोतों को वहां से गुजरते समय उन पर कंट्रोल रखते थे, और उनसे व्यापारी कर के रूप में 10% जो है उनका लेते थे, जिसके द्वारा इनकी राज्य के लिए बहुत बड़ी आय का एक बड़ा साधन था। तो इस उसी कर के माध्यम से इनकी राज व्यवस्था अच्छी तरह से समृद्धि की ओर बढ़ रही थी। तो अब यहाँ से क्या क्या गुजरता था कि अलग अलग स्थानों के लिए जहां जो चीजें होती थी, तो क्योंकि मेसोपोटामिया के नगरों में इन चीजों का अभाव था, तो जो लकड़ी है, तांबा है, रांगा है, तेल, मदिरा इत्यादि, ये सभी चीजें उन जलपोतों से गुजरती थी, जिन जलपोतों के कारण वहां पर जो है इनका व्यापारिक उन्नति का एक बड़ा साधन वहां पर होता था। और जो उनके संबंध थे तो तुर्की, सीरिया, लेबनान जैसे ये खाड़ी और अरब के देशों से, जो कि इनके पश्चिम, उत्तर और पूर्व की तरफ स्थित थे, तो इनके साथ जो व्यापार जुड़ा हुआ था वो सीधे फरात नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था, और फरात नदी मारी से होकर गुजरती थी। इसलिए मारी की एक विशिष्ट अवस्थिति है। इसी तरह से एक अलाशिया एक क्षेत्र है, तो वहां से इनको तांबा प्राप्त होता था। तो तांबे के लिए बड़ी बड़ी कथाएं जो है वहां पर हैं। अब ये शहरों का कैसे थे उनके शहर, उन शहरों के प्रति जो है मारी के राजाओं को बहुत प्रेम करते थे वो लोग, और अपने नगर की उन्नति के बारे में वो सोचते रहते थे,
और अपने नगर में अच्छे लोग बसें, उनके लोग उन्नति करें, उसके लिए उनके निरंतर प्रयास होते रहते थे। तो एक बहुत बढ़िया काम ये होता था कि वो लेखन कला का विकास वहाँ हुआ था, इसलिए वो बड़े-बड़े महाकाव्यों की वहाँ पर रचना करते थे। तो ऐसे ही एक कथा आती है, गिलगेमिश एक राजा हुए। तो गिलगेमिश ने एक महाकाव्य रचा जो कि 12 पट्टिकाओं में उन्होंने लिखा। ये गिलगेमिश जो है, जो राजा एनमरकर, जिन्होंने अपना दूत जो है अरट्टा भेजा था, जिस पट्टिका लेकर के भेजा था व्यापार की दृष्टि से, तो उसने अपने नगरों का वर्णन करते हुए इस गिलगेमिश महाकाव्य में जो 12 पट्टिकाओं में लिखा गया है, उसमें उसने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कथा का वर्णन किया कि उसका एक सेना नायक था जो बड़ी वीरता से और लड़ाई करता था, और उसका बहुत भरोसेमंद था, और उसका मित्र भी था वो। उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु से वो बहुत दुखी होता है, और उसके मन में विचार आता है कि ये मरते क्यों हैं लोग, क्या व्यक्ति जो है अमर नहीं हो सकता। तो उसने लोगों से पूछताछ की होगी, विद्वानों से पूछताछ की होगी कि भाई आदमी मरने से कैसे बच सकता है, अमर कैसे हो सकता है। तो उसको बताया होगा कि देखो, अगर तुम 7 समुंदर पार करके जो देश हैं, अगर वहां की यात्रा करके आ जाओ, तो हो सकता है तुम अमर हो जाओगे। तो गिलगेमिश भी गया होगा इसी प्रकार से, कई जगह की उसने यात्रा की। यात्रा करने के बाद जब वो अपने यहाँ पहुंचा, तो उसको इस बात का एहसास हो गया कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, अमर होने का कोई उपाय नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो एक बार उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मेरा मित्र गया, मेरे सखा गए, मेरे पूर्वज जो है इसी प्रकार से एक के बाद एक जाते रहे होंगे अपना समय पूरा करके, तो ऐसे ही मैं भी जो है चला जाऊंगा। लेकिन साथ क्या रहेगा? तो साथ क्या रहेगा, तो उसने देखा, अपने नगर की ओर देखा, उसकी विशाल प्राचीरों को देखा, उसकी दीवारों को देखा, उसके बुर्ज को देखा, और उनके शानदार बने हुए महल को देखा। उसको ये लगा कि भले ही हम चले जाएंगे, लेकिन जो रह जाएगा ये हमारे नगर रहेंगे, और ये नगर हमारी कीर्ति को हमेशा हमेशा बताते रहेंगे। जब भी कोई नगरों को देखेगा, इन के अवशेषों को देखेगा, और जो ये पट्टिकाएं हैं ये देखेगा, तो हमारे कार्यों को उस तरह से समझेगा, ये कृतियां जो है अमर हैं। तो इसमें समझने वाली बात है इस कहानी में कि मेसोपोटामिया के और खासतौर से मारी के लोग इस विषय में अच्छी तरह से सोचते थे कि नगर उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये नगर जो है हमेशा रहेंगे, उनकी कीर्ति का बखान करते रहेंगे, इसलिए वो अपने नगरों से बहुत प्रेम रखते थे। अब बात आती है कि जो लेखन कला की क्या क्या इम्पोर्टेंस थी, तो लेखन कला को किस तरह से उन लोगों ने आगे बढ़ाया। तो ये जो उन्होंने कार्य किए वो थे विज्ञान, गणित, खगोल और समय की गणना के जो है उनके पास जो है लिखित दस्तावेज हैं। तो ये जो चीजें हैं ये उन्होंने इसको बनाया था। 1800 ईसा पूर्व की जो पट्टिकाएं हैं उसमें वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि व्यास कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने उसका मान दिया है। 2 का वर्गमूल जो है, जो उन्होंने निकाल कर दिया 1.4 कुछ कुछ, तो वो जो है वास्तविक जो वर्तमान समय में जो हम गणितीय गणना द्वारा जो निकालते हैं वो उसके लगभग बराबर पहुंचता है। इसका अर्थ क्या है कि उन लोगों के पास सचमुच में ज्ञान, विज्ञान, खगोल का उनके पास पूरी जानकारी थी। वो किसी भी क्षेत्र का आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि ये सब निकालना जानते थे। जैसे उन्होंने क्या किया है कि एक वर्ष को, इनकी गणना किस प्रकार से थी कि एक वर्ष को उन्होंने 12 महीनों उनको ज्ञात थी, जबकि हम जानते हैं कि रोमन में भी 10 ही महीने ज्ञात थे उनको। ईसवी सन जो शुरू होते हैं तो उसका उदाहरण हम देते हैं जनवरी, फरवरी, तो उन्होंने अपने देवी देवताओं के नाम पर रखा। इसी प्रकार से
जो सितंबर आता है, सितंबर माने 7वां महीना, अक्टूबर माने 8वां, नवंबर माने 9वां और दिसंबर माने 10वां, 10 ही महीने होते थे। बाद में जूलियस सीजर के टाइम पर कि जो जूलियन कैलेंडर जब आया, तब उसमें जूलियस सीजर और उसके जब भतीजा जो उसका उसके बाद शासक बना रोम का, तो उसका नाम ऑगस्टस सीजर था, तो उसके नाम पर 2 महीने उन्होंने इस तरह से जोड़ दिए, तो तब वो 12 महीने हो गए। लेकिन मेसोपोटामिया की पट्टिकाओं से स्पष्ट है कि उनके पास समय को मापने की भी एक विशिष्ट पद्धति उनके पास थी। इतना ज्ञान उनके पास था कि उन्होंने महीने को, ये 12 महीने में विभाजित किया साल को, और महीने में 4 सप्ताह होते हैं ऐसा उनको ज्ञात था। सप्ताह 7 दिन का होता है ये भी उनको ज्ञात था। और एक दिन को वो 24 घंटे में भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, उनकी गणना सटीक थी। और एक घंटे को 60 मिनट में उन्होंने बदला है, 60 मिनट का उनको पता है। तो आज से जो हम समझते हैं कि कम से कम 5000 साल पहले की ये बात हो रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो वो लोग हमसे कितना एडवांस थे। तो यही गणित जो है उनको सिकंदर के समय पर, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ इस ओर, जो यूनान का शासक था मैसिडोनिया का, और उसने विश्व विजेता बनने का संकल्प लिया था, तो वो तत्कालीन जितने साम्राज्य थे उसने उनको उखाड़ फेंका और वो आगे बढ़ा। तो यहाँ भी जीता होगा उसने, तो जब जीता होगा तो वो अपने देश भले ही लौट नहीं पाए, लेकिन उसके जो सेना नायक था उन्होंने कई स्थानों पर जब कब्जा किया होगा, तो वहाँ गवर्नर बनाए होंगे, वहाँ पर अपना राज्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की होगी। तो इस प्रकार से वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो यूनानियों के संपर्क में आए। तो मेसोपोटामिया या जहां जहां तक सिकंदर गया, तो वहां का ज्ञान जो है वो अपने साथ जो है यूनान ले गए। और बाद में जब यूनान के और रोम नगरों के, क्योंकि वहाँ नगरीय गणराज्य थे यूरोप में, तो उन में जब रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, तो ऑगस्टस सीजर के टाइम पर जो है वहां से रोमन साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया था। तो यानी यूनान, मेसोपोटामिया से यूनान में ज्ञान विज्ञान गया, और उसके उपरांत जो है वो रोमनों तक पहुंचा। इस प्रकार से मेसोपोटामिया का जो विज्ञान, गणित, खगोल, समय इत्यादि ये सभी जानकारी, इन सभी का ज्ञान जो है वो इन्हीं के माध्यम से वहां तक पहुंचा, यूरोप तक पहुंचा। उन लोगों को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब के बारे में भी सटीक जानकारी थी। कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका मतलब खगोल विज्ञान उनका बड़ा उन्नत था। वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तारामंडल की स्थिति, इस सब को भी वो लोग जानते थे। जो कि आज के तकनीकी के युग में भी, जबकि हम मंगल ग्रह की सतह पर उतर गए हैं, हमने हमारे सूरज की तरफ अभियान जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि प्लूटो जो है वो आज के समय में कि प्लूटो एक ग्रह है कि उपग्रह है। और कई चीजें हमें आज भी रहस्य नजर आती है। लेकिन उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को ये सब चीज पता थी। अब क्या है, मेसोपोटामिया की लोगों की उपलब्धि क्या थी, तो उन्होंने लेखन कला का विकास किया। लेकिन विकास करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इन के लिए बकायदा एक समूह बनाया, जो लेखकों का समूह था, जो पट्टिकाओं में लिखते थे, पट्टिकाओं के लिए छाप बनाते थे, उन पट्टिकाओं को पढ़ते थे, उनका संग्रह करते थे। तो एक लेखकों की एक पूरी श्रृंखला उन्होंने बनाई थी। और चाहे वो व्यापारिक सौदे हों, कानूनी दस्तावेज हों, तो जैसे विश्व की सबसे पहली लिखित संहिता भी जो है इसी सभ्यता ने बनाई है, तो यानी जिसको हम्मुराबी की विधि संहिता कहते हैं, तो वो भी जो है ईसा पूर्व जो है 1500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आ गई थी।
तो इतना महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। तो ये चाहे उन्होंने चौक के कुम्हार के चाक का इस्तेमाल किया, पहली बार किया, तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रारंभ की थी। इतनी समृद्ध, इतनी आगे की वो सभ्यता थी कि जो उस समय के अन्य सभ्यताओं पर दृष्टिपात करें तो उनकी तुलना में मेसोपोटामिया ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था। उन्होंने ये सब जो है पट्टिकाएं बना करके रखी। उनके जो राजा हुए, असुरबनीपाल हुए, जो एनमरकर गिलगेमिस के कई समय बाद हुए, तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी बड़ी कोशिश करके जहां कहीं भी विज्ञान की, गणित की, खगोल से संबंधित, व्यापार से संबंधित, राजाओं के जो महाकाव्य बनाए गए थे उनके चरित्र से संबंधित, उनके प्रशस्तियां, साहित्य का, भूगोल का, इतिहास का, ऐसे जहां जहां राज्य में ऐसी पट्टिकाएं थी उन्होंने उनको इकट्ठा करवाया। जो नष्ट भ्रष्ट हो गई थी उनको रीराइट कराया, दोबारा लिखवाया उसको, और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक प्रसिद्ध पुस्तकालय तक का निर्माण किया। और उस पुस्तकालय में अलग अलग सेक्शन इनके बने हुए थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 साल पहले इस तरह का पुस्तकालय हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने निर्माण किया। तो ज्ञान और विज्ञान जो है उनके द्वारा उन्होंने आगे की पीढ़ी तक वो संग्रहित रहे। और मेसोपोटामिया के लोगों ने किस क्षेत्र में क्या उन्नति की, यह भी जो है उन्होंने अपने इन पट्टिकाओं के माध्यम से उसको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ा, ताकि वो उनकी विरासत पर गर्व कर सकें। ऐसा वो समझते थे, जैसा कि उनके गिलगेमिस भी समझता था कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हम पर गर्व कर सकेगी, क्योंकि ये अमर रहने वाली चीजें हैं। ऐसा कार्य उन्होंने किया। ये भी समझाया जाता है भाई, जो आधुनिक नगरीय तौर तरीके क्या होते हैं उसको भी वो जानते थे कि शहर में किस प्रकार से जो आचरण करना चाहिए, कार्य व्यवहार करना चाहिए, तो कैसे रहना चाहिए, सुरक्षित किस तरह से रहते हैं, बाहर के लोगों पर किस तरह से दृष्टि रखते हैं, पहनावा, उनके जेवर, उनका जो भी सामग्रियों का वो इस्तेमाल करते थे वो कहाँ से आएंगी, कैसे जुटेंगी। तो ऐसा उन्होंने एक अच्छी परंपराओं वाला नगर जो है एक स्थापित किया था। अब आपको थोड़ा गृह कार्य भी दे देते हैं। तो आपने जिस तरह से गिलगेमिस के महाकाव्य में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है, तो उसी तरह से जो है आपने किसी भारतीय महाकाव्य को चुनना है और उसके आधार पर आपने पढ़ करके उसको पूरी तरह से उसका अध्ययन कीजिए। जैसे रामचरितमानस हैं, इत्यादि ग्रंथ हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। उनमें क्योंकि ये पद्य रूप में रहते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं, उनको याद भी किया जा सकता है। उनमें क्या क्या वर्णन किया गया है राज व्यवस्था के बारे में और समाज के बारे में, इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने मेसोपोटामिया में प्राप्त पट्टिकाओं के आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के, उनके नगरों के बारे में, उनकी राज व्यवस्था और समाज के बारे में हमने पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी ली, ऐसा ही हम क्या ऐसा कर सकते हैं, ये आपके लिए गृह कार्य के रूप में है। तो आपने इसका अध्ययन में, इसके शिक्षण में पूरे मनोयोग से आपने सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।